मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी लेखन में इसके अलावा ये था कि हाँ, छुटपुट जैसे होता है ना कि शेर व शायरी, वो उम्र ऐसी होती है, वो दौर ऐसा होता है, तो मैं वो सब जरूर लिखा वरना करती जी आप बेबाक लिखती हैं, बहुत ही बोल्ड लिखती हैं। लिव इन रिलेशनशिप, सेक्स, अनैतिक संबंधों और यहाँ तक कि बहुत ही जो कम सुनने में आता है कि बिल्कुल अप्राकृतिक शारीरिक संबंधों पर भी आपने काफ़ी लिखा है। तो इतना साहस आपने कहाँ कैसे जुटा लिया? हालांकि बहुत बार मैं देखता हूँ पुरुषों में भी इतना साहस नहीं कि ओपनली इतना लिख सके या बोल सके। आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? और बहुत बार हंगामे भी हुए, पर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ भी बहुत लोगों ने मेरे की। साथ ये मेरे क्या कहूँ कि ये मेरे साथ ये इसको त्रासदी कहूँ या इसको मतलब एक अच्छी बात कहूँ कि मेरे साथ यही हो रहा है कि मैंने जो भी विषय पे लिखा है वो मेरे पास स्वयं चल के आया है। मैंने उसके विषय में कभी कुछ नहीं सोचा। साहस का जन्म कैसे होता है, अब पढ़ लिया, वो मेरे दिमाग में 15 साल तक हिट करती रही। लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान उस दिन हुआ। ठीक है, समस्याएं आती हैं, मैं भी उनसे मतलब परेशान भी होती हूँ और दो क्षण रोती भी हूँ, ये भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं क्योंकि मैं सुपर वुमन हूँ या कुछ ऐसा है, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, एक नहीं है, मेरे घुटनों की भी है, मेरी स्पाइन की भी है, उसमें ट्यूमर भी है, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही तक सोचती तो शायद मैं इतना लेखन नहीं कर पाती। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है, हम बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों से आपको समय समय पर मिलवाते रहे हैं और आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार शख्सियत, बहुत ही प्रतिभाशाली लेखिका, बहुत ही सृजनशील लेखिका, जिन्होंने कुछ ही सालों में 10-15 साल के अंदर 15 पुस्तकें लिख डाली। आइए मिलते हैं इनसे और इनके लेखन यात्रा और भी विषयों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। वन्ना जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। नमस्कार कमलजीत जी। वन्ना जी, आप अपनी लेखन यात्रा के बारे में बताएं कि किस तरह आप लेखन यात्रा आपकी कहाँ से शुरुआत हुई? आप एक गृहिणी हैं और गृहिणी की जिम्मेदारियाँ आम लोगों से बहुत अधिक होती हैं, तो किस तरह आप लेखन जगत के लिए, आप लेखन के लिए समय निकाल पाई? कि मेरे ख्याल से ये इतना आसान नहीं है कि घर के कार्यों के साथ और जिम्मेदारियां निभाते हुए लेखन कार्य करना। कमलजीत जी, देखिए, ऐसा है, जब इंसान कुछ चाहता है ना तो वो उसको प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जो कुछ नहीं चाहता वो अपने समय को, अपने जो उसकी यात्रा है उसके अनुसार तय करता है। और मैं उनमें से ही उसी मतलब यात्रा में हूँ कि जिसने कभी कुछ नहीं चाहा, लेकिन जीवन जो है जहाँ उसको ले गया वो वहाँ चलती रही। मेरी यात्रा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं इतना बताऊंगी कि मैं लेखन के क्षेत्र में मैं तो बहुत बाद में आई हूँ। पहले मेरे बचपन से ये था कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं कुछ भी होता, यहाँ तक कि अखबार है, कोई मैगज़ीन है, बच्चों की चंपक नंदन किताबें हैं या आध्यात्मिक किताबें हैं, मैं हर एक को पढ़ लेती थी, इतना शौक़ था। मतलब कुछ भी आ जाए, इतना सा टुकड़ा भी अगर होगा और उस पर भी कुछ लिखा होगा तो मैं उसको भी पढ़ लूँगी। तो ये शौक़ जो है ये ज़बरदस्त था। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी लेखन में आऊँगी। हाँ, पढ़ने का शौक़ बचपन से रहा तो सब कुछ पढ़ा, और हमारा घर का माहौल था आध्यात्मिक माहौल, तो हमारे घर में ज़्यादातर आध्यात्मिक किताबें ही आया करती थीं, तो आध्यात्मिक किताबें बहुत पढ़ी हैं। इनके अलावा जैसे थोड़ी सी बड़ी हो गई, जो मेरी कहते हैं बचपन से और युवावस्था जैसे आई, तो उसमें मैंने काफ़ी किताबें और भी पढ़ी, जैसे साहित्यिक किताबें हैं या उस समय का जो आम
वो जिसे आजकल लुगदी साहित्य कह दिया जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। लेकिन बोलचाल की भाषा में उसको यही कहा जाता है, इसलिए मुझे उसके लिए ये शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती। मैं कभी उसको लेखन को किसी भी खांचे में नहीं बांट सकती, क्योंकि लेखन कोई भी है तो उसकी कहीं ना कोई उपयोगिता अवश्य होती है। क्योंकि ये वही लेखन था जो जिनके ऊपर पिक्चर्स बनी हैं उस टाइम पर, तो आप उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो उस टाइम पर मैं स्कूल लाइफ में जब थी, तब मैंने जैसे प्रेमचंद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, इन सबको पढ़ा। और लाइब्रेरीज़ में जैसे किताबें होती थी मैं वहीं पे पढ़ती थी। इसके अलावा यूँ मैंने रानू को भी पढ़ा, मैंने गुलशन नंदा को भी पढ़ा, मैंने वेद प्रकाश शर्मा को भी पढ़ा, मैंने सबको पढ़ा है। और कॉलेज में भी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ 1 साल हिंदी सब्जेक्ट था, तो मैंने 1 साल में जो पढ़ा था तो उसमें दिनकर की जैसे रश्मि रथी वगैरह थी, तो वो जो किताबें थीं उन्होंने मुझे अंदर तक बहुत प्रभावित किया। इसके अलावा ये था कि हाँ, छुटपुट जैसे होता है ना कि शेर और शायरी, वो उम्र ऐसी होती है, वो दौर ऐसा होता है, तो मैं वो सब ज़रूर लिखा करती थी। पढ़ना तो अपना शौक़ था ही, लेकिन शेर और शायरी अपनी डायरी में ज़रूर मैं लिखा करती थी। और बाकी ये था कि मेरे जैसे जब मेरी शादी हो गई, मेरा लेखन लगभग छूट ही गया बिल्कुल। जो था भी, अगर थोड़ा बहुत कुछ लिखा तो 2-4 पंक्तियाँ वो अपनी डायरी में ही लिखी। फिर यूँ समझिए कि मेरे जीवन के कोई 15 साल जो है मेरे ऐसे ही निकल गए। 15 से भी ज़्यादा, मतलब तकरीबन 20 साल कि मैंने कुछ भी नहीं किया उस टाइम पर। सिर्फ हाँ, पढ़ने का शौक़ था और एक गृहिणी थी मैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से मैं किताबें अरेंज करूँ। तो जो हॉकर्स होते हैं उनको ही मैंने कहा कि भैया गृह शोभा है वो ही दे दो आप, मतलब वो ही लगा दो। उनसे पूछा और कोई किताबें, वो कहते हैं नहीं हमारे पास तो नहीं होती। तो मैंने फिर ये गृह शोभा लगवाई, जो मैंने तकरीबन 15 साल पढ़ी। उसके बाद जब ये कंप्यूटर की दुनिया आई, तो हमने जब कंप्यूटर लिया तो उससे जो है मेरी दुनिया बदल गई। वो इस तरीके से कि सबसे पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया, और वो भी अपनी बिटिया की सहायता से। मैं नहीं जानती थी कि कैसे ईमेल बनाते हैं, कैसे ब्लॉग बनाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैंने कहा अपनी बिटिया को भाई ये ब्लॉग कैसे बनाते हैं, तो वो बैठी और उसने मेरे साथ बैठ के ब्लॉग बनवा दिया। अब मैंने कहा मैं क्या करूं इसका, मैं कैसे लिखूं? तो बिटिया कहने लगी मम्मी आपको बचपन से शौक़ रहा है तो आप लिखिए कुछ भी, और आप तो हमारे प्रोजेक्ट्स में भी लिख के देती थी। तो मुझे याद आया कि मेरी फ्रेंड्स जो थी वो मुझे मिला करती थी अपने बच्चों के साथ, तो कहती हैं अरे वंदना ये प्रोजेक्ट में मिला है हमें, तो तू जरा इसमें बच्चों के वो मिला है उनको लिखना है, मान लो जैसे बूंद है उसके ऊपर आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, तो वहीं बैठे बैठे मैं 5-7 पंक्तियाँ लिख कर दे देती थी। तो ये चीज़ ज़रूर थी मेरे में, लेकिन मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं लेखन में आऊँगी। लेकिन बिटिया ने कहीं ना कहीं मुझे प्रोत्साहित किया और कहा, तो मेरी लेखन यात्रा इस तरीके से आरंभ हुई। वंदना जी, आप बेबाक लिखती हैं, बहुत ही बोल्ड लिखती हैं। आपने लिव इन रिलेशनशिप, सेक्स, अनैतिक संबंधों, और यहाँ तक कि बहुत ही जो कम सुनने में आता है कि बिल्कुल अप्राकृतिक शारीरिक संबंधों पर भी आपने काफ़ी लिखा है। तो इतना साहस आपने कहाँ कैसे जुटा लिया? हालांकि बहुत बार मैं देखता हूँ पुरुषों में भी इतना साहस नहीं कि ओपनली इतना लिख सके या बोल सके। आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? और बहुत बार हंगामे भी हुए, उन हंगामों के बारे में बताएं कि किस तरह आपके ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ भी बहुत लोगों ने की, तो उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। कमलजीत जी, जब मैं लेखन में आई तो यूँ समझिए कि मेरी यात्रा जो शुरू हुई पहले ब्लॉग से, मैंने अभी आपको बताया ब्लॉग से हुई। अब ब्लॉग में भी ये था कि मैं कुछ नहीं जानती थी कैसे लिखना है, क्या करना है। मेरे पहले ब्लॉग जो बनाया उसमें 2-3 पोस्टें डाली होंगी, उसके बाद कई महीने हो गए। अब मैं जब दोबारा गई मुझे खोजने पर नहीं मिला, मैंने फिर दूसरा ब्लॉग बनाया, अब उस पर लिखने लगी। लेकिन मैंने अपनी वहाँ पर, मैं आपको शुरू से इसलिए बता रही हूँ ये चीज़ें कि आप समझ पाएंगे कि
हम कितने अननोन थी, एक इस फील्ड को बिल्कुल नहीं जानती थी। तो उस समय क्या हुआ कि मैंने अपनी फ़ोटो कोई नहीं लगा रखी थी। अच्छा, कहीं टिप्पणी करनी है ब्लॉग में तो वो हिंदी में कैसे करें, वो मेरे पास नहीं था कोई कि भाई ट्रांसलेटर हमने डाउनलोड कर रखा हो, वो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो टिप्पणी मैं अंग्रेजी भाषा में करती थी सिर्फ ब्लॉग में, क्योंकि वो एक ऑप्शन थी कि वो आप हिंदी में का ऑप्शन था वहाँ पर, हाँ ऑप्शन था, तो उसको क्लिक करके और मैं हिंदी में लिख लेती थी। तो एक सज्जन थे जिन्होंने मेरे बारे में अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया कि ये फेक आईडी है और ये जो है मतलब ये जो है, हाँ ये असली नहीं है और ये कोई और ही लिखता है। फिर मैंने मतलब ये पहला हंगामा मेरे साथ जो हुआ, फिर मैंने ना ब्लॉग पे ही एक पोस्ट लिखी कि क्या मुझे अपना लेखन छोड़ देना चाहिए, और मैंने विस्तार से सारी बात लिखी कि भाई मुझे नहीं पता कहाँ से क्या होता है। फिर उससे मेरी दुनिया बहुत बदली कि यहाँ ये हुआ कि जाने कितने ब्लॉगर्स मेरे मित्र, उन्होंने मुझे बताया, समझाया कि वंदना इसको ऐसे डाउनलोड करो और इसको ऐसे आप अपना सारा काम हिंदी में कर सकती हैं। तो ये मेरी पहला मतलब लेखन यात्रा का पड़ाव था। तो एक हंगामा तो यही हो गया था। उसके बाद बाकी जहाँ तक साहस की बात है, तो साहस का अगर मैं आपको एक बताती हूँ अपने बचपन का किस्सा कि साहस का जन्म कैसे होता है एक बच्चे के मन में। मैं 7th क्लास में थी और मेरे फादर मुझे जैसे पढ़ाते थे, तो इंग्लिश में उन्होंने किसी प्रश्न का उत्तर लिखवाया और मैं वो ही लिख के आई। पेपर में आया क्वेश्चन, मैं वही लिख के आई। मेरी टीचर ने ना वो काट के ना उसमें शून्य लिख दे दिया। अब मैं रोती बाबूजी के पास आई, मैं बाबूजी टीचर ने तो ये कर दिया है, और उनको पेपर दिखाया। उन्होंने वो देख के एक लेटर लिखा, बाकायदा लेटर लिख के कहते हैं कि ये जाके अपने प्रिंसिपल को दे देना। अब मैं डरूं, मैंने कहा मैं ऐसे कैसे, मैं कहा प्रिंसिपल डांटेगी, कभी हिम्मत नहीं हुई प्रिंसिपल के पास जाने की, मतलब अंदर से ये लगता था। तो कहने लगे नहीं, क्या हो गया, प्रिंसिपल आपको कुछ कहे तो मुझे बताना। कहने जाओ आप। मैंने कहा ठीक है। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गई, वो पेपर उनको दिया, उन्होंने पढ़ा और मैं अपने उसमें आ गई क्लास में। उसके बाद मेरी जो इंग्लिश की टीचर थी वो मेरे पास आके कहती हैं, अरे बेटा आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं देख लेती इस चीज़ को। तो अरे बेटा आप सही थे, आपके फादर सही हैं, मेरी गलती हो गई, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। ये शब्द उस टीचर के थे। उस दिन से मेरे अंदर एक साहस ने जन्म लिया कि दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस गलत नहीं, सही। अगर हम सही हैं और सही राह पर हैं तो एक दिन दुनिया आपको ज़रूर आपकी बात को तवज्जो देगी। और वो साहस का जन्म मेरे पिता ने मेरे अंदर उस दिन साहस का एक बीज जो है ना वो डाल दिया था, और वो ही बीज जो आगे पनपता रहा और मैं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई। क्योंकि उसी साहस के साथ मैंने मतलब जीवन में बहुत कठिनाइयाँ रहीं, लेकिन उस सबको फेस किया। तो शायद यही कारण रहा कि सबसे पहला हंगामा हुआ मेरी एक कविता को लेकर। शायद आप भी उसके गवाह हैं, क्योंकि वो शायद 2012 की बात है और आप मेरे से जुड़ चुके थे। तो एक मैंने स्त्री पुरुष संबंधों पर लिखी थी कि जब आप प्रथम मिलन होता है स्त्री पुरुष का फर्स्ट नाइट को, तो उसमें एक ये बताया था कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए पहले एक दूसरे को जानना समझना आवश्यक है और एक दूसरे के मानसिक धरातल पर पहुंचना आवश्यक है। शारीरिक संबंध गौण है, पहले है मानसिक धरातल, और उसके लिए पुरुष को थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य रखना आवश्यक होता है। तो उस टाइम पर भी क्या हुआ कि बाकी सबको ये लगा कि इसने ये इतनी बोल्ड कविता कैसे लिख दी, क्योंकि संबंधों के ऊपर आएगा तो कुछ ना कुछ तो बोल्डनेस आएगी उसमें, ये नहीं है कि नहीं आएगी। मैंने कुछ बोल्डनेस दी उसमें
कि भाई आप जो सीधे संबंध बनाने में तुल जाते हैं, बजाय उसके आप एक दूसरे को जानने समझने पे ध्यान दें। और स्त्री की जो शारीरिक बनावट है और पुरुष की जो शारीरिक बनावट है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने वो कविता लिखी थी। तो ये पहला हंगामा तो वहीं हो गया था। तो ठीक है, करो हंगामा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप मत लिखिए इस तरीके का। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी और भी कविताएं लिखी हैं जिनमें जो हमारे पौराणिक इतिहास जो जितने भी पात्र हैं तो उनको अलग ही दृष्टिकोण से देखने की मैंने कोशिश की। फिर इसके बाद अभी 2019 की बात है, मेरी एक कहानी आई देह का गणित। ये भी अब इसका विषय इतना बोल्ड है कि कोई भी इंसान होगा, आम नॉर्मल इंसान, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ को मानती हूँ और जानती भी हूँ, लेकिन मानने और जानने के बावजूद मैंने वो सब्जेक्ट पे क्यों लिखा, सबसे बड़ी बात ये होती है। बात ये थी कि वो एक अपवाद स्वरूप है। अब सब कहते हैं कि अपवाद पे क्यों लिखा। अब आप पहले ये जानना चाहेंगे वो अपवाद क्या था। अपवाद ये था कि मैंने माँ और बेटे के संबंध पर मैंने लिखा था। जी बिल्कुल, यौन संबंध। परंतु ऐसा तो बहुत कम होता है, बहुत रेयर केस है मेरे ख्याल। ऐसा बिल्कुल बहुत रेयर केस है, लेकिन ऐसा होता है। ये हम मतलब आप और हम इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इस चीज़ को मैं आपको पूरी विस्तार से बात बताती हूँ कि मैंने इसके विषय में सबसे पहले गृह शोभा में पढ़ लिया था। अब पढ़ लिया, वो मेरे दिमाग में 15 साल तक हिट करती रही चीज़, ये लगा लीजिए 15 साल। और उस मतलब ये होता था कि ये कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ मेरे दिमाग में हिट करती रही। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये थी कि आप पिता और पुत्री के संबंध को स्वीकार लेते हैं। जब पिता बेटी के साथ बलात्कार करता है, और सगा पिता, मैं बात नहीं कर रही कि सौतेले पिता की, सगे पिता की बात कर रही हूँ, और यदि आप उसको स्वीकार लेते हैं तो माँ बेटे का संबंध के बारे में आपने क्यों हंगामा करते हैं? क्या दोनों का लेवल एक नहीं है? दोनों का स्तर एक ही है ना, कि पिता पुत्री का संबंध हो या माँ बेटे का संबंध हो, स्तर वही है। लेकिन आज बहुतायत में होने लगा है। आप रोज़ टीवी में देख लेते हैं, आप रोज़ पेपर में पढ़ लेते हैं, तो आप कहते हैं कि ये तो होता है, आपने उसको मतलब कंसीडर करना ही छोड़ दिया, उसके ऊपर बात करनी ही छोड़ दी। क्या हमें उस समय तक का इंतज़ार करना चाहिए जिस दिन माँ बेटे के संबंध इस लेवल पे हो जाए कि आए दिन उसके बारे में समाज में इस तरह की घटनाएं घटित होने लगें, और तब हम क्या उन पर बात करेंगे, या हम उसके लिए भी यूज्ड टू हो जाएंगे? प्रश्न ये था मेरे सामने। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं 15 साल खोजती रही, और अंत में इस कहानी ने मुझसे मतलब इतना बेचैन कर दिया कि मुझे अपने आप मतलब लिखने को मजबूर कर दिया। तब मैंने ये कहानी लिखी। लेकिन कहानी लिखी, उसके ऊपर से हंगामा क्या हुआ, ये हो गया कि ऐसा तो होता ही नहीं है। पहला हंगामा ये था कि ऐसा होता ही नहीं। मैंने उनको जब प्रूफ्स दिए, बात की जब, तो हाँ ये तो ठीक है, होता है, लेकिन आपके जो है आपके प्रेजेंटेशन या आपका कहने का तरीका, या आपने उसको इस तरीके से नहीं कहना था। आपकी बात मैं ये भी मान लेती यदि इससे पहले ऐसा नहीं कहा गया होता। इससे भी ज़्यादा खुलेपन से इससे पहले कहा गया है। यहाँ तक कि अगर कालिदास के उठाते हैं तो आप कालिदास का भी देख सकते हैं। आप खजुराहो की मूर्तियाँ जाके देखें, कितना खुलापन है, आप वहाँ पे स्वीकार लेते हैं। इसके अलावा साहित्य में ही ना जाने कितने लेखकों ने कितने ही संबंधों को इतने खुलकर बयान किया है कि मैं उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप कहेंगे कि आपने तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन ये साहित्यिक समाज ऐसा है कि समस्या ये थी कि क्यों इतना हंगामा हुआ,
कारण आपने जानना चाहा है। उस कारण को मैं बताती हूँ। हंगामा इसलिए हुआ कि एक स्त्री ने लिख दिया। एक स्त्री की आखिर कैसे इतनी हिम्मत हो गई जिस सब्जेक्ट पर। वरना जी आपने साहित्यकारों की प्रतिक्रियाएं तो बता दी, परंतु आपने पाठकों की क्या प्रतिक्रियाएं रही उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। कमलजीत जी देखिए, ये एक आश्चर्य था मेरे लिए कि साहित्यकार जितने थे, ज़्यादातर मतलब मुश्किल से गिनती के साहित्यकार थे जिन्होंने इस कहानी को सराहा, और दिग्गज साहित्यकारों ने तो मेरे से को स्पेशली फ़ोन करके मुझसे इस कहानी पर बातचीत की और कहा कि भाई तुमने बहुत हिम्मत की वंदना, लेकिन हमारा नाम मत लेना। मतलब सबका ये था कि हमारा नाम ना लिया जाए, लेकिन तुमने लिखा बहुत अच्छा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना पाठकों की, मैं कहती हूँ पाठकों में एक भी पाठक की ऐसी प्रतिक्रिया मेरे पास नहीं आई कि जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि ये आपने क्या लिखा और क्यों लिखा। मेरे मतलब मोबाइल पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने बाकायदा कई महीने बाद की बता रही हूँ मैं, पेपर की कटिंग भेजी दूर दराज के गाँव की, कि यहाँ पर जो है ना उसमें यही था कि माँ बेटे के संबंध बने हुए थे और उसके ऊपर जो वहाँ पे जो भी बातचीत हुई उनके बारे में ये क्या कहते हैं खबर थी पूरी की पूरी। तो उन्होंने भेजी कि देखिए समाज में ऐसा हो रहा है। तो जो मतलब मैं इसी चीज़ में बड़ी आश्चर्य में थी, यहाँ तक कि कुछ एक साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि पंजाब में कोई थे कि भाई बहन थे, उनके बीच में रिलेशन बने और उन्होंने जो है बाद में मतलब हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे। तो ये जो चीज़ थी ये साहित्यकारों की बताई हुई बता रही हूँ मैं आपको। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कहने वाले कुछ साहित्यकार थे और बड़े बड़े साहित्यकार भी थे जिन्होंने मतलब इस चीज़ को बताया कि हाँ ये होता है और हमने देखा है। ये बता रही हूँ, वो बताते हैं कि हमने अपने गांव में ये चीज़ें देखी हैं। और पाठक थे, पाठकों ने तो ये कहा, कहते हैं कि मतलब आपने बहुत साहस किया वो सत्य कहने की जो हम आंखों से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर बातचीत नहीं होती है या इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता है। तो पाठकों की प्रतिक्रिया तो मेरे पास पॉजिटिव आई। वरना जी आपका साहित्य का सफ़र लगभग 10-15 साल पुराना है, तो 10-15 साल में आपने इतना अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया है कि लगभग सभी लोग आपको, काफ़ी साहित्य से प्रेम करने वाले सभी लोग आपको पहचानने लगे हों, चाहे पाठक हों चाहे साहित्यकार हों। तो आप मुझे बताएं कि पहली पुस्तक आपकी कौन सी थी, और दूसरे आपकी पहला उपन्यास जो था वो तो मुझे मालूम है, अंधेरे का मध्य बिंदु, उस के बारे में भी बताएं। वो भी लिव इन रिलेशनशिप, एक बहुत विषय आपने लिया, और उस दौरान लिव इन रिलेशनशिप पर तो इतनी चर्चा नहीं थी। तो शायद आप उन लेखकों में से हैं जिन्होंने शुरुआती रूप से चर्चा इस विषय पर की। कमलजीत जी, मेरा पहला आया कविता संग्रह जो हिंदी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित हुआ, और उसका शीर्षक है बदलती सोच के नए अर्थ। ये मेरा पहला कविता संग्रह था जिसके लिए मुझे अकादमी से एक अनुदान प्राप्त हुआ, और क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी किताब पैसे दे के नहीं छपवाऊँगी, और ये मेरी किस्मत कहूँगी कि भाई मेरा मतलब बहुत सौभाग्यशाली रही कि पांडुलिपि भी वहाँ से स्वीकृत हो गई, नहीं तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी। और जब इस पांडुलिपि के स्वीकृत होने की हाँ अवश्य एक कहानी रही कि मैं उस टाइम पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं बेड पर थी, बिल्कुल मैं हिल भी नहीं सकती थी। तो इसके लिए मेरे घर में मेरी बिटिया ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत सहयोग किया। उन लोगों ने ही मेरी पांडुलिपि पूरी, जैसे मैंने तो पूरा का पूरा एक फ़ाइल तैयार कर रखी थी, लेकिन उसको अभी निकलवाया नहीं था कि भाई उसकी प्रिंट आउट निकलवा लिया होता। तो ये सारे काम जो हैं, प्रिंट आउट निकलवाना और बाकी जितना भी काम है जैसे बाइंडिंग वगैरह, और उसके बाद सबमिट करना या उस सबमिट से पहले उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी करना, तो वो सब चीज़ें जो है ना मेरे हस्बैंड और मेरी बिटिया ने किया, और मेरी बिटिया जाके वहाँ पर सबमिट करा के आई।
तो इस पहले कविता संग्रह के आने में केवल मेरा ही योगदान नहीं है, मेरे परिवार का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा। जैसा कि आपके बच्चों का कहना था कि आप किचन में भी कई बार लेखन में लगी रहती हैं, कहीं भी मतलब कुछ भी कार्य करते समय आप कलम लेकर लिखना शुरू कर देती हैं कई बार, तो कभी ऐसा भी हुआ कि आपके श्रीमान जी ने या बच्चों को लगा हो कि मम्मी या मेरी पत्नी लेखन में ही लगी रहती है, कभी उनको भी ऐसा कभी लगा हो कि नहीं आप हर समय इसमें लगी रहती हो, कभी ऐसा हुआ कभी? इस मामले में कमलजीत जी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मेरे पूरे परिवार का मुझे सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहा है। मुझे कभी भी इसमें किसी भी तरीके की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी सामने नहीं आई। यहाँ तक कि अगर ये बात तो है कि जैसे भी आप ये कहेंगे कि थॉट्स आ गए आपको और आप मतलब काम करते हुए कैसे करती हैं, तो वो चीज़ तो होती थी कि मैंने टाइम मैनेजमेंट कर रखा है अपने लाइफ में कि मुझे जो है किस टाइम पर लेखन करना है और किस टाइम पर मुझे अपने घर गृहस्थी को देखना है, क्योंकि मेरी पहली प्राथमिकता मेरी गृहस्थी है, मेरा परिवार है, उसके बाद मेरा लेखन है। तो मैं जैसे जब मैं सुबह अपने फ्री हो जाती हूँ काम से तो मैं अपना लेखन करती हूँ, लेकिन लेखन मैं चाहती हूँ कि मैं उस टाइम पर करूँ, लेकिन मेरे चाहने से लेखन नहीं हो सकता। लेखन तभी होता है जब कहते हैं ना कि उसने कलम पे उतरना होता है, किसी भी रचना को कलम पे उतरना होता है, तभी मैं लिख सकती हूँ, अन्यथा सारा दिन खाली चला जाता था। तो क्या होता है कि कितनी बार तो ऐसा हुआ कि मैं खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, दाल छौंक रही हूँ, और या कई बार ऐसा हुआ कि मैं अभी लाइट बंद करके बिस्तर पे लेटी हूँ और थॉट्स आ गए, और जब वो आ गए तो मैं, और अच्छा थॉट्स आए, एक दो पंक्तियाँ आए तो इंसान छोड़ भी देता है, पूरी कविता, पूरे जैसे उपन्यास से रिलेटेड पॉइंट्स वो दिमाग में एक के बाद एक उतरते आते हैं। तो मुझे मजबूरन, मतलब अगर मैं लेट गई हूँ तो मुझे उठ के कमरे से बाहर जाके अपनी डायरी पेन लेके और वो लिखने होते थे, लिखती हूँ तब जाके उसके बाद चैन से सो पाती थी। या फिर जैसे काम कर रही हूँ और मुझे अगर थॉट आ रहा है, और ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है लेखन, तो मेरा शुरुआती लेखन ऐसा हुआ है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ और मुझे थॉट्स आ रहे हैं, तो तब मैं ये इतना अवश्य करती हूँ कि मैं अपनी डायरी पेन अपने साथ रखती हूँ और मैं हाथ के हाथ उस पर लिखती जाती हूँ। और आजकल तो मोबाइल है तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि डायरी पेन हो ना हो तो चलो जी मैं मोबाइल पे लिख लेती हूँ या उसमें बोल कर भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लेकिन जहाँ तक ये है कि मेरे परिवार का सहयोग तो ये है कि अगर मैं काम करना है मुझे कुछ भी, तो मुझे कोई नहीं ये कहेगा कि भाई तुम पहले खाना ही खिलाओ या पहले यही काम करो उसके बाद ये करो। अगर मेरी ज़रूरी है मेरा काम, जो डेडलाइन पे काम करना होता है, तो अगर डेडलाइन पे करना है तो उसके लिए मुझे बहुत सहयोग मिलता है पूरे परिवार का। कोई भी बिटिया है, हस्बैंड है, वो मिल के अपने आप कर लेंगे। यहाँ तक कि खाना भी बाज़ार से आ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि खाना बाज़ार से आ गया और मैंने अपना काम पूरा का पूरा कर लिया। तो सब तरीके से सब लोग मैनेज करते हैं। वरना जी ने आपने लिव इन रिलेशनशिप पर इतना बढ़िया उपन्यास लिखा है, आपने यही विषय क्यों चुना है? हालांकि लिव इन रिलेशनशिप आज के दौर में देखा जा रहा है बहुत ही नाकामयाब हो रहा है। क्या आप इसकी पक्षधर हैं लिव इन रिलेशनशिप की या इसके अगेंस्ट हैं? आप इसका विस्तार से आप हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को। कमलजीत जी, मेरे ये उपन्यास अंधेरे का मध्य बिंदु ये 2016 में आया था। बेशक लिव इन रिलेशनशिप पर है, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि मैं लिव इन की पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैंने ये उपन्यास लिव इन के पक्ष में लिखा है। और यही इस चीज़ को सबसे मतलब अलग करता है कि क्यों मैंने लिव इन के पक्ष में लिखा। लिव इन के पक्ष में लिखने का मकसद यही था कि आज का जो दौर है उसमें कोई भी शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते बच्चे, और जब वो बंधना नहीं चाहते वो लिव इन में जाते हैं। लेकिन क्या वो लिव इन के वास्तविक अर्थों को समझते हैं? क्योंकि मैंने ये देखा पिछले कुछ सालों से, ये उपन्यास आया 2016 में, उससे पहले का बता रही हूँ मैं,
कि कुछ सालों में मैंने ये देखा कि अधिकतर क्या है, उसमें मर्डर हो रहे हैं, वो एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, उनके झगड़े हो रहे हैं, मतलब जेल हो रही है। ये जो चीज़ें थी ना, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में आपके घर तो बनाती हैं। तो मैं सोचने में विवश होती थी कि ये क्या है कि लिव इन में रह रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मैं उपन्यास लिखूंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने कभी भी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पहली चीज़ तो ये थी कि लेखन में आऊँगी, ये भी नहीं सोचा था। और लगातार मेरी मतलब ये समझिए आप, मेरी अब तक 7 कविता संग्रह आ चुके हैं, तो मैंने लगातार कविताएं ही लिखी थी। अचानक से मतलब ये कहिए कि मेरे अंदर से ये हुआ कि एक कहानी लिखने का, जैसे होता है ना कि कहानी लिखनी शुरू की थी मैंने लिव इन संबंधों पर। कहानी लिखते लिखते उसका कथानक इतना बढ़ता चला गया कि मेरे एक मित्र को से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसको तो उपन्यास में तब्दील करो, ये अब कहानी के दायरे से बाहर निकल चुका है। तो मैंने फिर इसके विषय में काफ़ी जानकारियाँ एकत्रित करनी शुरू की और फिर इसको एक उपन्यास का रूप दिया। और उसको उपन्यास का रूप देने का मकसद यही था कि लिव इन के वास्तविक अर्थ क्या होते हैं, ये हमारे समाज के जो आज का युवा वर्ग है या जो भी स्त्री पुरुष लिव इन में रहना चाहते हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम करे। क्या है लिव इन? आज का जो लिव इन है वो एक आयातित लिव इन है, पश्चिम से आयातित है। लेकिन जो हमारा लिव इन है वो कुछ अलग था। हमारी ये संस्कृति में शामिल था लिव इन, लेकिन हमने उसको दरकिनार करके पश्चिम से आयात किया। अब आप जानना चाहेंगे कि कैसे। हमारी जो अगर आप पौराणिक विषयों पे जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो उर्वशी और पुरुरवा का है या मेन का विश्वामित्र का है, ये भी एक तरीके का लिव इन ही था। या गंधर्व विवाह जो हुआ करते थे वो भी लिव इन के ही था, जिसमें जब भी चाहे आप जिससे के साथ रह सकते हैं, जब चाहे उसको छोड़ के जा सकते हैं, उसमें कोई कमिटमेंट नहीं होती थी। और लिव इन का वास्तविक अर्थ यही है कि बिना कमिटमेंट के रहना, क्योंकि आप शादी के बंधन में नहीं रहना चाहते, आप उसे एक बंधन मानते हैं। इसके अलावा हमारी जो आदिवासी संस्कृति है उसमें एक परंपरा होती है घोटुल की। घोटुल में क्या होता है कि लड़के लड़की जो है उस घोटुल की परंपरा में रहते हैं। उसमें वो कैसे जीवन यापन करना चाहिए, कैसे अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, कैसे आपसी संबंधों को अपनी गृहस्थी को चलाना चाहिए, कैसे खेतीबाड़ी और गृहस्थी के मध्य सामंजस्य बैठाना चाहिए और कैसे आपसी यौन संबंध स्थापित करने चाहिए, उन सब की वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं वो। लेकिन क्या है कि उन्हें केवल यौन संबंध के संबंधों की शिक्षा दी जाती है, इससे उसमें सीमित कर दिया गया। ये कहा गया कि वो तो यौन संबंधों के उन्मुक्तता के केंद्र हैं, बस बाकी क्या किया जाता है वहाँ पे उसके बारे में बात नहीं की गई और उनको पिछड़ा कहकर एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया और पश्चिम से इस लिव इन को आयात कर लिया गया और हमारे देश में वो ही प्रचलन में है। लेकिन अगर हम आदिवासी संस्कृति को देखें तो वो तरीका जो है ना वो अपनाया जाना चाहिए था कि कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, लेकिन वो तरीका नहीं अपनाया गया हमारे इसमें। और सीधे बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो क्योंकि अपने घरों में उन्होंने देखा कि स्त्री पुरुषों में या माँ बाप में या भाई बहनों में, मौसी मौसा में या किसी में भी जितने भी संबंध हैं उनमें एक दरार खिंची देखी उन्होंने और वो लिव इन की तरफ आ गए। गलती उनकी नहीं है, लेकिन क्या है कि लिव इन के नुकसान बहुत हैं, क्योंकि वो आ तो गए, वो जानते नहीं लिव इन में रहना कैसे है। लड़कों ने सोचा कि ये
भाई लिव इन तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, कोई जिम्मेदारी नहीं। आप क्या होता है, आप शादी में रहते हैं, आपको जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन लिव इन में तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। लड़कों के लिए बहुत आसान हो गया। लेकिन वहीं लड़कियां क्योंकि इमोशनल होती हैं, बहुत भावुक होती हैं, तो वो उन्हें लगा कि भाई इस तरीके से हमें एक पार्टनर मिल गया, हम अपना जीवन भी जी सकती हैं, अपनी स्वतंत्रता भी के साथ भी रह सकती हैं। लेकिन वहीं पे आके डिफरेंसेस आ जाते हैं उनके मध्य। वो क्या करते हैं कि भाई लड़का जो है अलग अपेक्षाएं रखता है, लड़की अलग अपेक्षाएं रखती हैं, और जब वो एक दूसरे पर थोपने लगते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे रहना वो एक घुटन पैदा हो जाती है उनके मध्य, और इस वजह से वो एक दूसरे को फिर छोड़ देते हैं, या लड़का छोड़ के चला जाता है तो लड़की बहुत हर्ट होती है, बहुत आहत होती है। और या कई बार ऐसा होता है कि इन संबंधों के मध्य बच्चा भी आ जाता है। अब जब बच्चा आ जाता है तो भी लड़के छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे में लड़की को उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ जाती है। अब वो कहाँ जाए, क्या करे। एक बच्चे वाली लड़की का आगे जो है संबंध किसी पुरुष से अधिकतर ज़्यादातर, मतलब ये नहीं कह रही कि सब में हो सकता है, काफ़ी लोगों का आपस में उसमें भी संबंध निभ जाते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता, आगे संबंध स्थापित नहीं करना चाहता। ऐसे में वो लड़की तो एक तरफ समाज भी उससे संबंध नहीं रखता है, बहिष्कृत करता है बिल्कुल, और उसके पेरेंट्स भी उससे संबंध नहीं रखते हैं। अब वो लड़की कहाँ जाए, या उसके जो मित्र हैं, अगर उनके पेरेंट्स को पता चलता है मित्रों के कि भाई ऐसे ऐसे उसकी सहेली के साथ हो चुका है, तो वो भी कहते हैं उससे दूर रहे, तो मित्रों को भी उनसे दूरी स्थापित करनी पड़ जाती है। बहुत से साथ देते भी हैं, तो वो अकेली पड़ जाती है। अब वो कहाँ जाए, क्या करे। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब ने मुझे ये उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया कि लिव इन में भी सक्सेस हो सकता है जब आप लिव इन के को एक को समझें, जानें, तब उसके अंदर प्रवेश करें। आज कानूनन बहुत ज़्यादा जागृति आ गई है, और कानून ने भी एक लड़की को प्रेशर दिया है और उसके फेवर में खड़ा हुआ है। लेकिन तब भी मैं ये कहती हूँ कि कानून चाहे फेवर में खड़ा है, तब भी आज भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे समाज में कि लड़के मिनट में छोड़ के चले जाते हैं, और लड़की कहती है अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, वो कानून की सहायता लेगी, लेकिन उसमें सहायता लेने से क्या होगा यदि लड़के ने विवाह कर लिया हो। कानूनन एक मुआवजा दिलवा देगा कानून, तो वो लड़की जो अगर कानूनन विवाह हो गया है तब वो कहाँ जाएगी। वो लड़की तो एक तरीके से दूसरी हो गई ना, उसका कोई रोल नहीं रहा। तो ऐसे में समस्याएं बहुत सारी खड़ी होती हैं। उसमें चाहिए कि दोनों जो लड़का है लड़की हैं उनको चाहिए कि लिव इन में अगर आपको आना है, उससे पहले आप एक अपनी, जैसा कहते हैं ना आचार संहिता, उसी तरीके से अपने कुछ पॉइंट्स बनाएं, उनको एफिडेविट बनवाएं और उसके ऊपर लिखवा कर उस पर दोनों की साइन हो और उसको रजिस्टर करवाएं, ताकि जो है कि भाई अगर हमारे संबंध बनते हैं तो हम कैसे रहेंगे। हमने एक दूसरे के ऊपर अपने आप को थोपना नहीं है। दूसरे, अगर हमारा उसमें कोई बच्चा होता है, हम करना चाहते हैं या नहीं, इसके ऊपर होना चाहिए। उसके बाद तीसरा ये पॉइंट आना चाहिए कि भाई बच्चा होता है तो उसकी जिम्मेदारी दोनों उठाएंगे, एक अकेला उठाएगा तो दूसरा उसके लिए उसको मुआवजा देगा, क्या करेगा। मतलब सारी चीज़ें आपसी सहमति से डिस्कस करनी चाहिए और उनके ऊपर अच्छे से मतलब लिखना चाहिए, और तब जाके आप इसमें आएँ। मैंने इस उपन्यास में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ दी है कि आप लिव इन में आ गए, और मेरे जो पात्र हैं वो लिव इन में आते हैं, उससे पहले सारी चीज़ें डिस्कस भी करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और उसके बाद जो वो लिव इन में आते हैं कि उनका जो अगर बच्चा चाहते हैं तो दोनों की सहमति होनी चाहिए। बच्चा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, जिम्मेदारी उठाते हैं और एक की समस्या आती है तो दूसरा कैसे उस पे रिएक्ट करेगा। सारी चीज़ों के बारे में बातचीत तो होगी। साथ में ये था कि दोनों के पास एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हमें एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है।
लिव इन में रहेंगे, हमारे संबंध भी बनेंगे, लेकिन हम अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, क्योंकि अपेक्षा ही अधिकार की जननी है, मैं ये कहूँगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब अपेक्षाएं रखते हैं तो हम मान लेते हैं कि अगर उन्होंने हमारी एक अपेक्षा पूरी कर दी तो उस पर हमारा अधिकार हो गया, और अधिकार के बाद जो है हम जो है हमारे बीच में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपस में एक दूसरे को एक स्पेस दें, और ये स्पेस खाली लिव इन के लिए नहीं है। हमारा कोई भी संबंध हो, हमारे पति पत्नी का संबंध हो, हमारे भाई बहन का संबंध हो, हमारे रिश्तेदारों का हो, हमारे दोस्तों का हो, कोई भी हो, उसमें सबके लिए एक स्पेस होनी चाहिए कि भाई हम ये नहीं है कि भाई हमने जो तेरे को बता दिया तो उसको पूरा मान गया तो ठीक है, और नहीं माना तो हम ने मान लिया कि हमारा तेरा कोई संबंध नहीं है, या हम उससे नाराज़ हो गए। नहीं, ये स्पेस हर एक के लिए होनी ज़रूरी है, तभी कोई भी संबंध हो वो सक्सेस हो सकता है। तो ये जो कारण है संबंध इसको लिखने के, यही कारण रहे, क्योंकि आज के समय में ये बहुतायत से हो रहा है। आप विश्वास करेंगे, जब मेरे इस उपन्यास का दूसरा एडिशन आया तब बताया गया कि 2.5 लाख जो है युवा वर्ग जो है लिव इन में रह रहा है। 2.5 लाख, आज तो वो आंकड़ा और भी ज़्यादा हो गया होगा। तो 2018 का बता रही हूँ ये आंकड़ा, और आज 2022 है, तो इसका मतलब ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो गया है। और अधिकतर जो है जो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं वो इन्हीं वजह से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी नियम कानून अपने जीवन में नहीं बनाया। यदि हम थोड़ा सा नियम कानून बना लें तो ये लिव इन भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। वंदना जी, आप हमेशा अनछुए पहलू लेती हैं। अभी आपकी एक पुस्तक रिलीज़ हुई है, कलर ऑफ लव, जिसमें आपने बहुत ही गंभीर विषय लिया है, डाउन सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत स्लो उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये भी पुस्तक आपकी चर्चा में काफ़ी रही है। इस पुस्तक के बारे में बताएं कि आप यही विषय क्यों लिया। जैसे आम तौर पर परंपरावादी लेखक वही घिसे पिटे सब्जेक्ट ले लेते हैं, वही, तो आप बिल्कुल अनछुए पहलू लेती हैं। तो ये सब्जेक्ट आप पर लिखने की आपको भीतर से कैसे प्रेरणा हुई? मेरा तो ये मानना है कि लेखक को अपने दृष्टि को व्यापक रखना चाहिए। वो ही परंपरागत अगर विषय पे हम लिखते रहेंगे तो जो हमारे आसपास इतने विषय बिखरे हुए हैं उन पर कौन बात करेगा। और जहाँ तक मेरे इस उपन्यास कलर ऑफ लव की बात है, इस उपन्यास के विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने इसको भी लिखने के विषय में कभी नहीं सोचा था। आप कहेंगे कि आप कुछ सोचती भी हैं, लिख देती हैं, लेकिन वाकई मेरे साथ ये मेरे क्या कहूँ कि ये मेरे साथ ये इसको त्रासदी कहूँ या इसको मतलब एक अच्छी बात कहूँ कि मेरे साथ यही हो रहा है कि मैंने जो भी विषय पे लिखा है वो मेरे पास स्वयं चल के आया है। मैंने उसके विषय में कभी कुछ नहीं सोचा। और डाउन सिंड्रोम के विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं भी इसके विषय में कुछ भी नहीं जानती थी कि ये क्या होता है। मैंने इसके विषय मतलब ये नाम तक नहीं सुना था। 2016 जब नोटबंदी का टाइम था और नोटबंदी हुए 2 दिन हुए थे। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी और 10 नवंबर की बात है, मेरे घर रितंबरा और श्वेता सोनी ये 2 आई थी जो मेरी मित्र हैं। और ये जो रितंबरा है उनकी बिटिया है आद्रिका, वो उसको लेके आई। और लेके क्या आई, उन्होंने उससे आने से पहले मुझसे पूछा फ़ोन करके कि आप मेरी बिटिया डाउन सिंड्रोम है, आप क्या आपको कोई एतराज़ तो नहीं है कि मैं उसको लेके आऊँ। तो मैंने कहा मुझे क्या एतराज़ होगा, मैं तो उसके विषय में जानती भी नहीं थी। तो मैंने कहा मुझे क्या एतराज़ होगा। मैंने कहा नहीं, आप लेके आइए, मोस्ट वेलकम। तो वो बिटिया को लेके आई, प्यारी सी मतलब छोटी सी 2-3 साल की बच्ची,
मैं उसको देखूं कि भाई बड़ी प्यारी बच्ची है और वो अपने एक्टिवली उठ बैठ रही थी, अपने उसको टीवी पे डोरेमोन देखना है तो वो देखना है, उसको चला दिया, वो देख रही है मज़े से, अपने हाथ से खा पी रही थी। तो मैं मतलब मेरे लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन जब उसने मुझे बताया कि मेरी बिटिया डाउन सिंड्रोम है तो मैंने कहा ठीक है, होगा कुछ। फिर बाद में जब वो चली गई और 2-4 दिन बाद जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये आप बार बार कह रही थी मेरी बिटिया डाउन सिंड्रोम है, ये क्या होता है? तब उन्होंने बताया कि डाउन सिंड्रोम एक अवस्था है इन बच्चों की जिसमें जो है ना इनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत स्लो होता है, बहुत धीमा होता है। और ये ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चों के जो है ना, जब जब बच्चा होता है, एक्स और वाई का तो आपको पता है, लेकिन क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़े में होते हैं 46, लेकिन जिस दिन 47वां उसमें जुड़ जाता है तब उनमें ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो भाई 23 पिता से आते हैं और 23 माता से आते हैं, और जब एक एक्स्ट्रा आ जाता है ना तब ये बच्चों में ये डाउन सिंड्रोम की अवस्था आ जाती है। तो ये बच्चे जो हैं ऐसा होता है कि अपने आप कुछ नहीं कर सकते। इन बच्चों के लिए को सब चीज़ें सिखानी पड़ती है, इनके लिए बहुत पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है। मतलब इनकी मसल्स इतनी कमज़ोर होती हैं, इनके जो हार्ट जो है ना, हार्ट में भी बहुत वीक होता है। वीक क्या मतलब, कई बार उसमें भी समस्या होती है, कंपन भी होती है, या कभी जैसे उसमें छेद हो सकता है, कुछ भी मतलब इस तरीके की समस्याएं होती हैं। ये अपने आप बोल नहीं सकते, इनको प्रॉपर स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है। या इनके जैसे मसल्स वीक हैं तो उसके लिए आपको इनको स्विमिंग के लिए डालना पड़ता है, इनकी मसाज करनी पड़ती है, और इनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। मतलब कई थेरेपी होती हैं, उनके थ्रू इनकी डेवलपमेंट होती है, इनकी बॉडी की विकास होता है। लेकिन जब एक बार विकास हो जाता है तो ये आम बच्चों, ठीक है, ये आम बच्चों के साथ नहीं चल पाते हैं। ये क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि इनको एक एक चीज़ सिखानी पड़ती है। स्पीच थेरेपिस्ट इनको एक प्रॉपर होता है कि जैसे ये कोहनी का है ना, यहाँ से आपको बोलना पड़ेगा, और उसके लिए बच्चे को के कान तक वो बात तब पहुँचती है। एक तरीका होता है उनको सिखाने का, तो वो जो तरीका है वो पेरेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि थेरेपिस्ट तो कुछ समय ही वो बताएगा। तो माँ बाप जो होते हैं ना, उन्हें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और फिर घर में आके बड़े शीशे आपने लगा दिए, उसके साथ बैठ गए और आप उसके साथ बोल रहे हैं। उसको कोई नई चीज़ सिखानी है, कोई शब्द सिखाना है, तो उसके लिए बड़े बड़े कटआउट्स बना के जो है ना आप अपने घर में लगाएंगे। जैसे एप्पल है, एप्पल का बना दिया बड़े बड़े पहले तो, क्योंकि बच्चे की इनकी नज़र नहीं ठहरती है। इनकी नज़र ठहराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जगह जगह आपको बड़े बड़े लगाने पड़ेंगे और बोलना पड़ेगा एप्पल, ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये सेब है। तो वो बच्चा जो है उसको जब उसकी नज़र ना धीरे धीरे, भाई जब भी जहाँ भी देखेगा वही दिखाई देगा, तो वो उसको सीखता है इस तरीके से। तो उन बच्चों को बहुत मतलब पेरेंट्स को अपने आप को भूल के अपने आप को उनके लिए डेडिकेट करना पड़ता है, तब जाके उनको सिखाना पड़ता है। और जब एक बार आप इनको ये चीज़ें सिखा दी जाती हैं, समझने लगते हैं बच्चे, तो ये मतलब आज के टाइम में आप ये देखेंगे कि ये म्यूजिशियन भी बन सकते हैं, ये सिंगर्स भी बन सकते हैं, ये रैंप वॉक करके ये मॉडल भी बन सकता है। मतलब ये सब कुछ, यहाँ तक कि वो अदिति वर्मा है, वो तो अपना रेस्टोरेंट भी चलाती है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इनके विषय में क्योंकि समाज में जागृति नहीं है, तो इनके विषय में कहा जाता है कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो वेजिटेबल हैं, इनको तो मार देना चाहिए, या इनको कहीं उसमें मतलब अनाथालय में छोड़ देना चाहिए। ये समाज की मानसिकता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैंने ये उपन्यास लिखा फिर, और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि पढ़ना पड़ा। और कुछ मुझे उन्होंने क्या कहते हैं, रितंबरा ने कुछ मुझे सूचनाएं प्रदान की थी, और उसके बाद बताई कि भाई कैसे कैसे क्या होता है। फिर मैंने पूरी एक कहते हैं ना रिसर्च वर्क पूरा करना पड़ा है अपने आप, कुछ इनके साथ मिलना पड़ा, कुछ उन पेरेंट्स से, कुछ बच्चों से, उनको देखा, जाना उनके विषय में। फिर ये पूरा एक उपन्यास मैं
का रूप इसको दे पाई। तो ये भी कोई आसान मेरी जर्नी नहीं थी। हाँ, यही बता सकती हूँ कि सब्जेक्ट मेरे पास स्वयं चल के आया, मैं सब्जेक्ट के पास यहाँ पे भी नहीं गई थी। और देखिए अब ये आपके, ये मेरा उपन्यास भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, जो अब वाणी प्रकाशन में तब्दील हो गया है। वाणी के पास अब इसके अधिकार हैं। तो ये उपन्यास मैं चाहूँगी कि सब लोग पढ़ें और जाने इन बच्चों के विषय में, इन पेरेंट्स के विषय में, क्योंकि ये भी एक आम जिंदगी जी सकते हैं और जीते हैं। बहुत ही सुंदर संदेश आपकी ये पुस्तक लेकर आई है। और अब एक मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा, सुरेंद्र नाथ कपूर जी कोई थे साहित्यकार जिन्होंने आपकी 2 पुस्तकें इंग्लिश में ट्रांसलेट की हैं, जो कि इस संसार में अब नहीं हैं। उनके बारे में कुछ बताएं और अपनी उन ट्रांसलेटेड बुक्स के बारे में बताएं। कमलजीत जी, मेरा शुरू से स्वभाव रहा कि मैं जैसे लिखती हूँ कुछ भी, तो मैं फेसबुक पर डाल दिया करती थी। तो कई साल पहले की बात है, मतलब ये तो सुरेंद्र जी पिछले साल तो वो मतलब इसी साल वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन पिछले साल ये मेरी पिछले साल और उससे पहले साल 2 साल, मतलब 2020 और 21 में मेरी 2 बुक आई इंग्लिश में, मेरी उन्होंने कविताएं ट्रांसलेट की। लेकिन उससे कई साल पहले वो एक बारी मेरी एक कविता थी, ठहरना एक खामोश क्रिया है। उस कविता पे उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, पता नहीं भाई जैसे होते हैं अपने आप आते हैं, और उन्होंने ट्रांसलेट किया, वहाँ लगा दी मेरे कमेंट बॉक्स में। अब वो कमेंट बॉक्स में लगा दी, मैं देख के हतप्रभ रह गई कि इतना बढ़िया ट्रांसलेशन किया है उन्होंने। मैं तो नतमस्तक हो गई उनके आगे। तो कहने लगे मैं तो भाई अपनी उस लिस्ट में ज़्यादा लोग रखता नहीं हूँ, और ये मैं जो है ना मेरी जो वाइफ हैं उनके मतलब अकाउंट के माध्यम से आपकी ये कविता दिख गई मुझे, तो मुझे पसंद आई, मैंने ट्रांसलेट कर दी। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वो अपनी शेयर कर ली थी। बात ख़त्म हो गई उस दिन के बाद, क्योंकि जब पता चल गया कि वो कहीं पे भी आते जाते नहीं है ऑनलाइन ज़्यादा, तो ठीक है। उसके 2-3 साल बाद की बात है, वो अचानक से मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट वगैरह भेजी होगी, मैंने एक्सेप्ट नहीं, रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी, फॉलोअर बन गए थे वो मेरे। तो उन्होंने जो है अपने आप मेरी जैसे कुछ भी पंक्तियाँ मैंने लिखी, अगर मैंने वैसे ही कुछ लिखा है उसको भी ट्रांसलेट करते और मेरी उसमें कमेंट बॉक्स में लगा देते। अब वो एक बार मतलब ये कई महीने से सिलसिला चलता रहा कि मैं जो भी लिखूं वो उसको ट्रांसलेट करें और लगा दें। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि सुनीता शानू, उन्होंने कहा वंदना ये तो बड़ा अच्छा ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ये इन कविताओं का तो ना तुम मतलब इन अनुवाद जो कर रहे हैं इनका जो है तुम एक कविता संग्रह निकाल लो। तो मैंने ये बात उन तक पहुंचा दी। तो मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा सर आप इस तरीके से करते हैं, उससे अच्छा तो ये है कि आपको कुछ मैं अपनी बढ़िया कविताएं भेजती हूँ, आप अगर करना चाहते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। तो कहने लगे भाई मैं तो जो सामने आ जाती है वो कर देता हूँ, और आप अगर भेज देंगी तो मैं ज़रूर करूँगा उनका। तो मैंने ठीक है, कहने लगे मैं 50 कविताओं का अनुवाद करना चाहता हूँ। मैंने उनको धीरे धीरे करके ना क्या करती थी कि 2-2, 4-4 कविताएँ उनको भेज देती थी। और वो क्या है कि भैया एक दिन में ही अनुवाद किया और हाजिर कि और भेजो। अब भी ये तो मेरे लिए बड़ी वो मुश्किल भी हो जाती थी कई बारी, क्योंकि मैं भी खोज के अपनी कविताएं निकालती थी मेरी, क्योंकि मैंने मतलब आप बिलीव करेंगे कि मैंने हज़ारों कविताएं लिख चुकी हूँ। तो उसमें से कुछ ही मैंने प्रकाशित कराई हैं जो मेरे ब्लॉग्स पर हैं। मेरे 3 ब्लॉग हैं, तो मेरी सारी कविताएं उन पर हैं, या कुछ मेरी ड्राफ्ट्स में भी पड़ी हैं। तो अब मुझे भी उनमें से खोजनी पड़ती थी कि भाई कौन सी कविता दूं जो सहज संप्रेषित हो और जिसका अनुवाद भी हो सके और उनको भी ज़्यादा मुश्किल ना आए। मैं ये भी सोचती थी, या भाई पता नहीं उन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, मेरे अपने मन में ये वो थी, एक अंदेशा था। लेकिन वाकई उनके पास चाहे मैं कोई टिपिकल भेज दूँ चाहे जैसी भेज दूँ, वो हर एक का अनुवाद कर देते थे। ये एक खासियत थी उनकी। तो उन्होंने इसका अनुवाद किया और मेरी 50 कविताओं का अब मैंने सोचा देखेंगे भाई कोई प्रकाशक मिलेगा तो, क्योंकि सारे हिंदी के प्रकाशकों तो मैं जानती हूँ, अंग्रेजी का कोई पता नहीं था। फिर बुक फेयर में भी खोजा, कोई ख़ास मिला नहीं।
मेरी एक दोस्त है, उन्होंने बताया, पता चला उनसे बातों में कि भाई इंडिया नेट बुक्स के हैं डॉक्टर संजीव कुमार, वो मतलब अंग्रेजी या अन्य भाषाओं की भी वो छापते हैं। तो मैंने उनसे संपर्क साधा, तो उन्होंने कहा हाँ जी आप भेज दीजिए, मैं छापूंगा। भाई मेरे तो मतलब लॉटरी लग गई, मैंने उनको पांडुलिपि भेज दी। तो वो इसको मतलब वो ये है मेरा फेदर्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, ये वो लेके आए। अब वो तो ये ले आए, ये अंग्रेजी में है, पूरा का पूरा अंग्रेजी कविताओं का। लेकिन सुरेंद्र जी का कहना था कि मैं तो चाहता था कि आपकी बायलिंगुअल आए। अब उन्होंने ये जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर सौंप दी थी कि भाई छपवाओगी भी आप ही, मैं तो ट्रांसलेट करके दूंगा, क्योंकि उनकी एज उस वक्त भी 89-90 ईयर्स के थे। तो वो जब इतनी एज में कहने लगे मैं यही कर सकता हूँ बेटा, आप ही छपवाना। मैंने कहा अच्छा जी मैं ही छपवाऊँगी। तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी थी, तो मैंने ये तो छपवा दी थी। अब वो कहने लगे मैं तो चाहता था, हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि भाई प्रकाशक से कहा कि मैं तो चाहता था बायलिंगुअल आए। तो प्रकाशक ने कह दिया कि ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। तो फिर बायलिंगुअल में ये आई मेरी धूसर रंगों की चटक कलाकृति, और ये सुरेंद्र नाथ कपूर जी की जो इच्छा थी, ये उसको सम्मान उन्होंने दिया। और उन्हीं कविताओं का जो अंग्रेजी में आई थी, तो इंग्लिश मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में वो चाहते थे। वो क्यों चाहते थे, कारण ये था, वो कहते थे कि आपकी कविताएं बहुत गहन हैं और बहुत मुझे पसंद हैं और ये सब तक पहुंचनी चाहिए। तो वो कहते थे इसमें मुझे आत्मिक सुख मिलता है और ये बहुत मतलब इसमें दर्शन समाया हुआ है। तो जब वो उनकी ये इच्छा थी, तो इस कारण ये दोनों भाषाओं में आ पाई। तो ये मैं मतलब उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगी हमेशा कि उन्होंने एक की जगह बल्कि 2 कविताओं के संग्रह उनके माध्यम से ही आ पाए। तो जब आपको पता लगा कि वो शरीर छोड़ गए, तो तब आपको कैसा महसूस हुआ? एकदम मैं बहुत दुखी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मुझे उनके लिए मतलब ये लगा कि हम तो कभी मिल भी ना पाए। आज तक मैं उनसे मतलब पर्सनली जैसे होता है ना, आभासी रूप में ही मिले, लेकिन आमने सामने कभी नहीं मिल पाए। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है और पता भी नहीं चला कि भाई उनको एकदम से क्या हुआ और कैसे वो चले गए इस दुनिया को छोड़कर। और मैं क्या कहूँ, मैं उनके लिए कहने के लिए निशब्द हूँ बस। आप जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान क्या मानती हैं? आपके घर, जैसे सुना है कि 2 बार आपका घर लुट गया था, काफ़ी चोरी हो गई थी, काफ़ी संपत्ति आपकी कोई चुरा कर ले गया था, कोई चोर। तो सबसे बड़ा जिंदगी का नुकसान क्या मानती हैं? कमलजीत जी आपको ये बात पता है कि मेरे घर में 2 बार चोरी हुई। वाकई मेरे घर में 2 बार चोरी हुई और ठीक है चोरी हुई, मैंने तो ये मान लिया कि ठीक है मेरे भाग्य में नहीं था, जिसके भाग्य का था वो ले गया। लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान उस दिन हुआ जिस दिन मेरी लिखी हुई डायरियाँ दीमक खा गई। मेरी सारी डायरी जो जीवन भर की पूंजी थी, मेरी 5-6 डायरी थी जिनको मतलब दीमक खा गई। और उसमें ये भी नहीं रहा कि मैं उसमें उनको भाई थोड़ा हिस्सा खाया होता, पूरी भुरभुर आ गई थी। तो वो उस दिन मुझे वाकई बहुत दुख हुआ। उससे पहले तो मेरा जैसे जेवर वगैरह सब चोरी हुआ है, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मैंने ये मान लिया कि ये मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन जो डायरी में जो मेरी, क्योंकि वो ये चीज़ें मैं अर्न कर सकती हूँ लाइफ में, लेकिन जो मेरे थॉट्स थे उस टाइम के, वो मैं दोबारा अर्न नहीं कर सकती, वो मेरे पास वापस नहीं आएंगे। तो वो मुझे अब भी कचोटती है वो चीज़ें कि मेरा पता नहीं कितना अनलिखा, क्योंकि वो मैंने अपनी लैपटॉप में भी ना उनको सहेजा नहीं था, तो वो भी मेरा मतलब उसके साथ चला गया। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान था। लेकिन आप हर समय जिस तरह आपको मुस्कुराते हुए देखा है, आपके चेहरे का आभा मंडल देखकर लगता है कि आपको कोई भी तकलीफ़ आपसे दूर भागती होगी, परंतु मुझे पता लगा कि आपको कुछ शारीरिक व्याधि रहती है, कुछ स्पाइन में शायद कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। उसके बारे में बताएं। फिर भी आप मुस्कुराती कैसे रह पाती हैं? कमलजीत जी, जीवन चलने का नाम है और जीवन में अगर हम रोते रहेंगे तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखें हम। ठीक है, समस्याएं आती हैं, मैं भी उनसे मतलब परेशान भी होती हूँ और 2 क्षण रोती भी हूँ, ये भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं क्योंकि कि मैं सुपर वुमन हूँ या कुछ ऐसा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब समस्या बड़ी होती है तो उससे मैं भी परेशान होती हूँ और कई बार तकलीफ़ होती है तो उसमें मैं रोती भी हूँ, लेकिन उसके बाद ये है कि ठीक है, आई है, अपने आप को कहते हैं ना, अपने आप को खुद ही एक तरीके से वो देती हूँ कि भाई हाँ ठीक है, समस्या है, सबको आती हैं, कोई तुम अनोखी नहीं हो, इससे भी ज़्यादा आती हैं और तुम्हें इसके साथ भी जीना सीखना चाहिए और जीना आना चाहिए। तो मैं उन सबको अपने आप को ही अपने कहते हैं ना एक तरीके से बात करती हूँ, अपने से संवाद करती हूँ और फिर अपनी सकारात्मकता को वापस लेके आती हूँ और वही जो है जो मुझे कहती है कि हाँ खुश रहो, जितना भी जीवन है। अगर रोने से तो मैं समस्या तो हल तब भी नहीं होनी, जो भी व्याधि है वो दूर तो हो नहीं जाएगी, तो क्यों ना खुश होकर उसको झेला जाए। तो है, मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक नहीं है, मेरे घुटनों की भी है, मेरी स्पाइन की भी है, उसमें ट्यूमर भी है, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं वही तक सोचती तो शायद मैं इतना लेखन नहीं कर पाती। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि मेरे फादर थे तो वो भी यही था कि कोई भी समस्या आती थी हंस के झेलते थे, उनको देखा है और उनसे ही सीखा है कि कैसे हर समस्या को हंसते हुए झेलना चाहिए और अपनी सकारात्मकता को हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमें अगर हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे तो हम हर समस्या से पार पा जाएंगे, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। वंदना जी, निश्चित ही आपका इंटरव्यू देखकर बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा होगी कि अब आगे आप क्या लिखने वाली हैं। इस पर मुझे अब थोड़ा हिंट दे पाएंगी क्या? कमलजीत जी, मैं लिखने नहीं वाली हूँ, लिख चुकी हूँ। और एक ये समझिए कि हमारे जो पुराण हैं, पुराणों में बहुत सी स्त्रियाँ उपेक्षित रही हैं। तो एक पौराणिक, बस इतना ही बताऊंगी आपको कि एक पौराणिक स्त्री पात्र पर लिख रही हूँ। और ये आप जानते ही हैं कि बहुत सी स्त्रियाँ मतलब उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, तो उनमें से एक स्त्री पात्र को मैंने चुना है, या कहिए कि उस पात्र ने मुझे चुन लिया है। तो उसके ऊपर उपन्यास तो मैं लिख चुकी हूँ, बल्कि उसके अलावा एक और उपन्यास पे मेरा काम चल रहा है, जो बस इतनी ही मैं आपको सूचना दे सकती हूँ कि जो एक फिक्शन है और उसमें फिक्शन और दर्शन दोनों का ही उसमें आपको स्वरूप मिलेगा। फिलहाल मैं आपको बस इतनी ही सूचना दे सकती हूँ। निश्चित ही वंदना जी, हमें आपकी आगामी पुस्तकों का इंतज़ार रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत दिल से आभार। नमस्कार कमलजीत जी, आपने इतना समय अपना मुझे भी दिया और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, और सभी को नमस्कार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि हमारी दोस्ती हमेशा यूं ही बरकरार रहे। मिलते हैं जल्दी ही